दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के साथ मैं हाजिर हूँ वो एक बला की खूबसूरत महिला के जीवन की सच्चाई है। और इस महिला की मौत ने 1983 के बिहार सरकार से लेकर पूरे भारत में हड़कंप का माहौल पैदा कर दिया था, जिसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ने वाले उस वक्त 1983 के नेता और राजनेता भी थे। वह खुद भी एक विधानसभा अध्यक्ष की बेटी थी, बट उसे कहाँ पता था कि उसके खुद की मौत का राज कभी ना खुले, इसके लिए तत्कालीन सरकार तक गिरने पर आ जाएगी। और एक एमएलए ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर हम मामला रफा दफा नहीं करवाते तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता। और तत्कालीन केंद्रीय और राज्य की सरकार ने सत्ता का ऐसा दुरुपयोग किया कि एक विधानसभा अध्यक्ष की बेटी होते हुए भी बेबी को कभी भी न्याय नहीं मिल सका और उसके चरित्र का भी हनन किया गया। क्या था बेबी उर्फ श्वेत निशा केस? बेबी उर्फ श्वेत निशा का नाम बॉबी कैसे पड़ा? यह केस एक मर्डर केस था या फिर एक सेक्स स्कैंडल था या फिर ये पूरा मामला ही कुछ और था? यकीन मानिए, सच सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, इस कहानी का पूरा सच जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम केस की डिटेल्स पर चलें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन के थ्रू आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, केस की डिटेल्स पर चलते हैं। बिहार की राजधानी पटना में 11 मई 1983 को उस वक्त के देश के दो बड़े अखबारों आज और प्रदीप के फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है। एक ऐसी खबर जिसके बाद चारों ओर बिहार में कोहराम सा मच जाता है। खबर में बस इतना ही लिखा था कि बेबी उर्फ श्वेत निशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और उनकी लाश को कहीं छुपा दिया गया है। हालांकि इस खबर की कहीं और कोई जानकारी नहीं थी, ना ही इसे लेकर कहीं कोई एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन इसके बाद भी इस खबर ने पूरे बिहार में एक सनसनी का माहौल पैदा कर दिया था। और फिर हरकत में आते हैं एक आईपीएस ऑफिसर। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक एक करके धीरे धीरे सारी परतें खुलती हैं। लड़की को दफनाने की जल्दबाजी यूं ही नहीं की गई थी। उसके मौत के बाद उसके पोस्टमार्टम की दो रिपोर्ट तैयार की गई थी। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह अलग अलग बताई गई थी। जब जांच आगे बढ़ती है तो कुछ बड़े नाम भी जुड़ते हैं और पता चलता है कि बेबी उर्फ श्वेत निशा का सत्ता से जुड़े लोगों से संबंध थे। जब बात सत्ता की हो तो पुलिस पर दबाव बनना स्वाभाविक होता है, लेकिन ये ऑफिसर कुछ अलग ही था, जो सच्चाई जानने के लिए अड़ जाता है। और फिर जांच में जो खुलासा होता है उससे बिहार में एक बार फिर से हड़कंप का माहौल हो जाता है। फिर शुरू होता है राजनीति को तोड़ने मरोड़ने का खेल। एक सरकार जो सत्ता में होते हुए न्याय के साथ खिलवाड़ किस कदर करती है, यह सच्ची घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। श्वेत निशा त्रिवेदी नाम की लड़की, जो बिहार विधानसभा में टाइपिस्ट का काम करती थी, कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता और विधान परिषद की तत्कालीन सभापति राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी थी। 35 साल की श्वेत निशा दिखने में बेहद खूबसूरत थी। कहा जाता है कि श्वेत निशा को अगर कोई एक बार देख लेता था तो नजरें हटाना भूल जाता था। घर पर उनका निकनेम बेबी था, लेकिन उनकी मौत के बाद मीडिया पत्रकारों ने बेबी की खूबसूरती की वजह से उनका नाम बॉबी कर दिया। पब्लिक के लिए यह खबर बहुत ही इंटरेस्ट का सबब थी, लेकिन एक पुलिस अधिकारी को इस दाल में काला नजर आ रहा था। इस पुलिस अधिकारी का नाम था किशोर कुणाल। किशोर कुणाल पटना के तत्कालीन एसएसपी अपॉइंट हुए थे। सन 2021 में उनकी लिखी एक किताब रिलीज हुई, दमन तक्षकों का। इस किताब में कुणाल ने इस केस को लेकर कई खुलासे किए हैं। सिलसिलेवार तरीके से चलें तो कुणाल ने अखबार की इस खबर के आधार पर केस की जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले बॉबी के माताजी राजेश्वरी सरोज दास से पूछताछ की। मिसेस दास ने बताया कि 7 मई की शाम को बॉबी अपने घर से निकली और फिर देर रात वापस आई। घर आते ही उनके पेट में दर्द की शिकायत हुई और फिर उन्होंने फोन करके रघुवीर झा को बुलाया। दोस्तों, यहाँ पर रघुवीर झा के बारे में आपको बताते चले।
रघुवीर झा कोई और नहीं बल्कि उस वक्त के कांग्रेस के प्रभावशाली नेता राधानंदन झा के बेटे थे और बॉबी के काफी नजदीक भी थे। उसने एक डॉक्टर को घर पर ही बुलाया और कोई दवा पीने के लिए बॉबी को दिया। थोड़ी ही देर के बाद बॉबी को खून की उल्टियां होने लगी और जल्दबाजी में उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया। मिसेस दास आगे बताती हैं कि थोड़ा आराम होने के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया, जहां थोड़ी ही देर के बाद उनकी मौत हो गई। मिसेस दास ने यह भी बताया कि बॉबी ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, इसलिए उनको जलाने के बजाय दफनाया गया है। मिसेस दास के पास से पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिससे पक्का हो गया कि मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। दरअसल बॉबी की मौत के बाद 2 रिपोर्ट तैयार की गई थी। एक जिसमें कहा गया था कि मौत की वजह इंटरनल ब्लीडिंग थी और वहीं दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि बॉबी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। एक में मौत का वक्त सुबह के 4 बजे लिखा था और दूसरी रिपोर्ट में मौत का वक्त 4:30 बजे लिखा था। असल में मौत की वजह क्या थी और मौत का वक्त क्या था, ये पता करने का सिर्फ एक तरीका था। ऑफिसर कुणाल ने तय किया कि बॉबी की बॉडी को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अदालत से इजाजत लेकर बॉडी का पोस्टमार्टम फिर से करवाया गया और इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखकर एसएसपी कुणाल और दूसरे लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। बॉबी के बिस्रा की जांच में मेलेथियन नाम का जहर पाया गया। मतलब साफ था कि बॉबी को जहर देकर मारा गया था। इस रिपोर्ट ने पुलिस के शक को हकीकत में बदल दिया। अब साफ हो चुका था कि बॉबी का कत्ल किया गया था। अब बारी थी पता लगाने की कि बॉबी को जहर किसने दिया। कुणाल ने बॉबी के बैकग्राउंड की तफ्तीश की तो पता चला कि बॉबी का रसूखदार लोगों और सत्ता के नेताओं से मिलना जुलना था। उनसे उनकी दोस्ती थी। एक बात ये भी पता चली कि 1978 में जब बॉबी को विधानसभा में नौकरी मिली तो वहां एक विशेष प्राइवेट एक्सचेंज बोर्ड लगाया गया था, सिर्फ इसलिए ताकि बॉबी को टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी विधानसभा में मिल जाए। बाद में वो बोर्ड बंद कर दिया गया और बॉबी को टाइपिस्ट की नौकरी विधानसभा में मिल गई। विधानसभा में नौकरी के दौरान बॉबी के कई नेताओं और विधायकों से अच्छी जान पहचान हो गई थी। तफ्तीश के लिए कुणाल एक और बार बॉबी के माताजी के सरकारी आवास पहुंचे। यहाँ उन्होंने पाया कि बॉबी की चीजें गायब हैं और उसी सरकारी आवास से लगा हुआ एक आउट हाउस हुआ करता था जहां 2 लड़के रहते थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उन लड़कों ने बताया कि 7 मई की रात को वहां बॉबी से मिलने एक आदमी आया था। खबरों की माने तो बॉबी रघुवीर झा के बच्चे की मां बनने वाली थी और इसी बात से रघुवीर झा परेशान थे। उसने बॉबी पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारा बहुत लोगों के साथ उठना बैठना है तो यह बच्चा मेरा कैसे हुआ। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा बहुत बढ़ गया था और 7 मई 1983 को रघुवीर झा ही था जो बॉबी से मिलने के लिए आया था, जिन्हें उन 2 लड़कों ने आइडेंटिफाई किया था। दोस्तों, रघुवीर झा एक बड़े नेता के बेटे थे। रघुवीर झा को बचाने के लिए उनके पिता राधानंदन झा और सत्ता में रह रहे बड़े बड़े मंत्री अपनी कोशिशें शुरू कर देते हैं। अपनी किताब में कुणाल लिखते हैं कि रघुवीर झा के बारे में उन्हें बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास ने भी बताया था कि रघुवीर झा ने बॉबी को एक दवाई दी थी जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार केस का मुख्य अभियुक्त विनोद कुमार था, जिसने नकली डॉक्टर का रोल अदा किया और रघुवीर झा के कहने पर बॉबी को दवाई पीने को दी। चूंकि केस में एक बड़े नेता के बेटे का नाम आ रहा था, इसलिए मामला काफी हाई प्रोफाइल बन गया। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचने लगा। अदालत में केस पहुंचा। वहां राजेश्वरी दास ने अपने बयान में बताया कि कैसे नकली डॉक्टर से बॉबी का इलाज करवाया गया और झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी गई। केस की खबरें अब लोकल अखबारों से निकलकर देश के अखबारों तक पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे इस केस में और कई लोगों का नाम जुड़ा। इनमें से कुछ सत्ताधारी विधायक और सरकार में मंत्री तक थे। जल्द ही मामले ने राजनीति का रंग भी ओढ़ लिया। विपक्ष की कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आरोपियों को न पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं।
विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर इस मामले में बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। एसएसपी कुणाल अपनी किताब में लिखते हैं कि इस केस में उन पर काफी दबाव था। उनके वरिष्ठ अधिकारी ऐसे बर्ताव कर रहे थे मानो सच का पता लगाकर उन्होंने कोई गुनाह कर दिया है। ऐसे में एक रोज कुणाल के पास सीधे मुख्यमंत्री का फोन आता है। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा हुआ करते थे। कुणाल लिखते हैं कि सीएम ने उनसे पूछा कि ये बॉबी कांड का मामला क्या है। कुणाल ने जवाब दिया कि सर, कुछ मामलों में आपकी छवि अच्छी नहीं है, लेकिन चरित्र के मामले में आप बेदाग हैं। इस केस में पढ़िएगा तो यह ऐसी आग है जिसमें आपका भी हाथ जल जाएगा, इसलिए कृपया इससे अलग रहें। जवाब सुनकर मुख्यमंत्री ने फोन रख दिया। चूंकि मामला नेताओं की साख से जुड़ा हुआ था, इसलिए सरकार पर भी दबाव पड़ रहा था। इस तरह 20 मई 1983 में लगभग 48 विधायक और मंत्रियों की एक टीम मुख्यमंत्री से मिली और केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की। सरकार बचाने के लिए जगन्नाथ मिश्रा प्रेशर में आ गए और इस तरह से 25 मई 1983 को यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अगर खबरों की माने तो सीबीआई की टीम का एक भी सदस्य जांच के लिए पटना नहीं पहुंचा और न ही उस डॉक्टर से मिला जिसके द्वारा बॉबी की फोरेंसिक रिपोर्ट बनाई गई थी। न ही आउट हाउस के उन 2 लड़कों से पूछताछ की गई, बल्कि दिल्ली में ही अपने ऑफिस में बैठकर सीबीआई द्वारा एक कहानी रची गई, जिसमें लिखा गया कि बॉबी के बहुत लोगों के साथ संबंध थे, जिसकी वजह से बॉबी ने आत्महत्या की है। आत्महत्या का कारण प्रेम प्रसंग भी बताया गया। कहा गया कि बॉबी ने सेंसिबल नाम का एक टैबलेट खाकर आत्महत्या कर ली है, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट में इस टैबलेट का कोई नामो निशान तक नहीं था। सीबीआई की रिपोर्ट में लिखा गया कि बॉबी एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। इतना ही नहीं बल्कि एक सुसाइड नोट भी प्लान किया गया, जिसका अब से पहले कहीं कोई जिक्र नहीं था। यह रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश की जाती है और कोर्ट भी इस रिपोर्ट को मंजूर कर लेता है और इस तरह इस केस को यहीं पर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, सीबीआई की रिपोर्ट जैसे ही सामने आई, बिहार के विपक्ष ने फिर से हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट नेताओं को क्लीन चिट दे रही थी। तब पटना की फोरेंसिक लैब की तरफ से भी सीबीआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए थे। उनके अनुसार पोस्टमार्टम में सेंसिबल टैबलेट का कोई अंश नहीं था और बॉबी की मौत मेलेथियन नामक जहर से हुई थी। इस पर सीबीआई ने सफाई देते हुए कहा कि गलती से लेबोरेटरी में रखे किसी दूसरे बिस्रा से बॉबी के बिस्रा में मेलेथियन चला गया होगा। यह कहकर सीबीआई ने इसे आत्महत्या का केस बताकर केस को बंद कर दिया। किशोर कुणाल हमेशा कहते रहे कि उनकी नजर में यह एक मर्डर केस था और नेताओं, मुख्यमंत्री और सरकार अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक लड़की की हत्या को बहुत ही आसानी से आत्महत्या का रूप दे देती है। बॉबी को तो न्याय नहीं मिल सका, लेकिन यह केस आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा सबक जरूर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह सच्ची घटना की कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी बात जरूर रखें कि आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करके अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।